नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम राजस्थान के किसान आंदोलन शुरू करने वाले हैं। और जो आधुनिक राजस्थान है आपका, जैसे आधुनिक राजस्थान में क्रांति आती है 1857 की, किसान आंदोलन आ जाते हैं, इसमें जनजाति आंदोलन है वो आ जाएंगे, प्रजामंडल आंदोलन है, प्रजामंडल से संबंधित है, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। ये कुछ चीजें आधुनिक राजस्थान में आती है। तो इनमें से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहती है कि वो आपकी परीक्षा में इनमें से पूछता है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको पूरा सारा बेस से इसमें समझा रहा हूं। कंसेप्ट मेन चीज इनमें, पहले कंसेप्ट है कि वो कंसेप्ट जो है वो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद अच्छी अच्छी ऑथेंटिक किताबों का अच्छा कंटेंट हो, जितना हम इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें डाल सकते हैं इसमें वो। फिर उसके बाद में एक लास्ट आपके पास में ये होता है, ये सब तो आपको करना करना है यहाँ पे। इसके अलावा एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई भी एक गाइड जिसमें कुछ बचे कुछ फैक्ट, क्योंकि छोटे छोटे फैक्ट की कोई कमी तो है नहीं, दुनिया भर के फैक्ट होते हैं, तो उसको आप अपनी आंखों से दो तीन बार निकालो, ताकि कुछ बचा कुचा फैक्ट भी कभी वो साइड में कुछ पूछ ले तो आपको चीज जानकारी हो। सारी चीजें क्या है, पूरा बेस क्या है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से इसमें समझाऊंगा, तो अच्छे से इसको सुनिएगा। तो मित्रों, राजस्थान के किसान आंदोलन में सबसे पहला किसान आंदोलन आता है बिजोलिया किसान आंदोलन। 1897 ईस्वी से शुरू होता है और 1941 तक चलता है, 44 साल तक। यह न केवल राजस्थान का बल्कि भारत का भी सबसे लंबे समय तक चलने वाला और अहिंसात्मक, छोटी मोटी घटनाएं हैं लेकिन किसी की मृत्यु जैसी चीजें इसमें नहीं हुई, तो अहिंसात्मक आंदोलन चलना और वो भी लास्ट में पूरी तरह से सफल होना, ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी। यानी आप देख लीजिए कि 1897 में जिसकी आयु 10 साल है, या उस समय उसने अपनी आंखों से किसी बच्चे ने देखा कि यह आंदोलन शुरू हुआ, और जिस दिन वो 54 साल का हो गया, बुजुर्ग अवस्था की ओर, उस समय आकर के यह आंदोलन समाप्त होता है। तो उसने तो पूरा इतिहास अपनी आंखों से देखा होगा। अगर कोई छोटे बच्चे के समय ये, कोई बच्चा होगा और उसके समय ये शुरू हुआ है, उसने सब चीजें अपनी आंखों से देखी होगी। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन और बाकी जो किसान आंदोलन क्या शुरू होते हैं, क्यों होते हैं, पहले उन चीजों को समझना जरूरी है। तो पहले मैं आपको वो चीज समझा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई सिलेबस कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मस्त होके बस सुनो, जो मैं समझा रहा हूं उसको थोड़ी देर सुन लेना। तो मित्रों, ये आपके सामने है आपनो राजस्थान, आपनो प्यारो प्यारो राजस्थान। अब कुछ चीजें आप देखिएगा। पहले यहां राजाओं का शासन था, ये चीजें हम सब पढ़ चुके हैं, आपके लिए कोई नई चीजें नहीं है। पहले राजाओं का शासन था। उसके बाद जब अंग्रेज आए, तो यहाँ के राजाओं ने 1817 से 23 के मध्य की जो सहायक संधियां हैं, जिनको हम सब ऑर्डिनेट अलायंस, शुद्ध नाम जो है उसका वो है आश्रित पार्थिक्य की नीति, वो जब कर ली, तो यहाँ का जो सारा सिस्टम, सारा जो शासन बाहर है, पूरी तरह से एक प्रकार से नियंत्रणकर्ता कौन हो गया था, अंग्रेज हो गए थे। तो क्या अंग्रेजों से पहले यहां का राजस्थान का सिस्टम क्या था, आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूं। देखिए, जैसे ये मारवाड़ रियासत है, ये बीकानेर रियासत है, ये जयपुर रियासत है, यहां बीच में ये अजमेर है, कभी किसी का अधिकार रहा कभी किसी का अधिकार रहा, ये मेवाड़ रियासत है। और बाकी फिर ये इधर जैसे ये दूसरी हो गई, ये सिरोही आ गई, ये सिरोही रियासत है। और ये बूंदी है, ये कोटा है, ये भविष्य में झालावाड़ भी बनेगी। खैर झालावाड़ तो 1838 में आकर के बनेगी, इसको एक बार झालावाड़ को आप चाहे छोड़ सकते हैं इसको। बाकी ये दूसरी रियासतें, अलवर भरतपुर, ये रियासतें मेन मेन रियासतें जो है मैंने आपको बताई इसमें। अब देखिए उस वक्त सिस्टम क्या था। सिस्टम पहले जब से राजतंत्र आया, जब से राजतंत्र आया, यानी जब से राजवंश राजस्थान के अंदर ये राजपुताना के शुरू हुए, जहां से आप राजस्थान के इतिहास में राजपूतों के इतिहास से पढ़ते हैं। तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि कोई भी राजा जब शासन करेगा, तो हमारे हिंदू शासकों में एक सीधा सा सिस्टम होता था कि राजा के मरने के पश्चात उसका जो सबसे बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा पुत्र, ये क्या बनता था, उत्तराधिकारी होता था। तो सबसे बड़ा बेटा बनता था। अब पहले के राजाओं के कई रानियां होती थी, एक राजा है, इसके साथ कई रानियां हैं, कोई गिनती नहीं है, 10 भी होगी, 20 भी होगी, 30 भी होगी, 40 भी होगी, 50 भी होगी। अब आज का टाइम हो तो आदमी के तो एक भी जो है वो भी भारी पड़े क्योंकि खर्चे आज के टाइम में इतने महंगे हैं।
और पहले के समय में तो राजाओं के तो कोई इतना कोई ऐसा था ही नहीं, उनके तो खूब आय है, इनकम है, कोई उनके कमी नहीं है। पूरा जो राज्य के इनकम टैक्स है, पूरा जो टैक्स उनके पास में आता है, तो पैसे वैसे की तो कोई कमी राजाओं के पास थी नहीं। तो रानियों को पालने के लिए ऐसा तो है नहीं कि राजा खुद जाके कहीं मजदूरी करेगा तब जाकर के अपने घर का पेट पालन होगा। वो आम व्यक्ति वाली स्थिति तो राजाओं की थी नहीं। तो सब कई कई रानियां होती थी। कई कई रानियां हैं तो कई कई रानियों के कई कई छोटे छोटे बच्चे भी होते थे। किसी के दो, चार, पांच, सबके मिला जुल के करो 100 150 तो नॉर्मली हो जाते थे। सबके बच्चे ऐसे आप काउंटिंग करो तो सबसे बड़ा बेटा तो राजा बन गया। बाकी के बेटे, उनका क्या है? तो उनके भी पालन पोषण के लिए अब पहले कोई सरकारी नौकरी में, या इनकी यही सरकारी नौकरी थी कि उनका जो साथ वाला है उसको वो अब क्या करते थे, राजा के जैसे दूसरे पुत्र वगैरह है, भाई बंधु है, उनको भी अपने जीवन यापन पालन पोषण के लिए कुछ चीजें चाहिए होती थी। तो उनको उस समय सबसे बड़ा सोर्स एक ही था, जागीरें, यानी जमीन। ये दे दिया करते थे। जो सगा संबंधी होता था, जिनमें खून का जो रिश्ता होता था, ज्यादातर उन्हीं को देते थे। और भविष्य में जैसे कभी उनको सैनिक सहायता की भी जरूरत पड़ती तो राजा इनसे सहायता लेता था। प्लस जागीर से राजा को इनसे आय भी होती थी। ये जागीरदार वगैरह जिनको सामंत आप कहते थे, ये अपनी सेना भी रखते थे। और कभी कभी ये इतने मजबूत हो जाते थे कि राजा भी अपने आप को निर्बल महसूस करता था। तो ये स्थिति थी उस समय। और ये राजा को सालाना जैसे टैक्स वगैरह दिया करते थे, और उससे राजा का जो काम चलता था, ये सेना वगैरह अपना काम करता था, ये चीजें चलती थी। मैं आज आपको जो समझाने वाला हूं वो हम किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। मैं आपको अंग्रेजों से पहले की स्थिति बता रहा हूं। अब उस समय ये जो जागीरदार कह लो, इनको सामंत कह लो, ठाकुर कह लो, वो सब नाम है, एक ही है, पर्यायवाची वर्ड है ये। तो एक जागीर है जैसे मान लो, तो उसके अंडर में कई कई गांव होते थे। जैसे एक तहसील है आज के समय में, तो एक तहसील के अंडर में कई कई गांव होते हैं। ये स्थिति उस समय है। अब जैसे मैं बिजोलिया की बात करूं, हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे, बिजोलिया भीलवाड़ा में है। बिजोलिया के अंदर, बिजोलिया जागीर में 79 गांव आते थे। यानी बिजोलिया गांव का जो, बिजोलिया का जो ठाकुर है इस जागीर का, इसमें 79 गांव के किसान इस बिजोलिया के जो ठाकुर था, जागीरदार था, इसको टैक्स दिया करते थे, अनाज देते थे, पैसे देते थे। तो अब पहले क्या होता था, जागीरदारों में और प्रजा के बीच में एक पिता पुत्र की तरह संबंध होते थे। यानी जैसे मान लो कभी किसी के पास, किसान के पास अकाल वकाल पड़ गया, कभी उसको पैसे की कमी हो गई, तो ठाकुर उसका खून नहीं पीता था, मारता पीटता नहीं था बुरी तरह की, साहब नहीं नहीं तूने कैसे किया, तेरे पे अत्याचार होगा। उस वक्त अच्छे संबंध होते थे। कभी उसके पास 2 बोरी कम भी है, और अगर मान लो किसी किसान के घर में बेटी की शादी है, उसको 4 बोरी कणक एक्स्ट्रा चाहिए, उसके पास है नहीं, तो ठाकुर उसको थोड़ा सा डांट डूट के और फिर दे देता था कि चल ये ले, तेरे को कितने की जरूरत है, 2 की, चल 2 नहीं तू 4 ले जा और आराम से बेटी की शादी कर। ये ऐसा सिस्टम था पहले। लेकिन अब ये सिस्टम चलता रहा, धीरे 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 यहां पर क्या हुआ, अंग्रेज आना शुरू हो गई। और पहले देखिए, जो राजा है और प्रजा, उनके बीच में भी कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती थी। प्रजा जो है वो राजा से मिलती भी थी, राजा भी मिल लेता था, कभी कभी नगर में निकलता था। तो ये चीजें पहले थी। अंग्रेज आए और 1817 से 23 के मध्य की इन्होंने क्या कर ली, संधियां कर ली। यहां के राजाओं ने अपनी सुरक्षा का भार किस पे डाल दिया, अंग्रेजों पे। अब अंग्रेजों ने देखिए राजपुताना में डायरेक्ट शासन नहीं किया। अंग्रेज बड़े तेज तरार थे। इन्होंने कहा साहब, जहां हमें लगता है कि हम डायरेक्ट शासन नहीं कर पाएंगे, या कोई इनकम के बहुत ज्यादा बड़े सोर्स नहीं थे, वहां अंग्रेजों ने डायरेक्ट शासन नहीं किया। इन्होंने वहां से केवल खिराज वसूल किया। खिराज एक वर्ड आएगा, खिराज का मतलब आप समझ लीजिए पैसा, टैक्स, कर, कुछ भी समझे। तो ये जैसे भारत है, तो राजपुताना के अंदर अंग्रेजों ने डायरेक्ट शासन नहीं किया, उन्होंने इनको अपने अधीन कर लिया। और अब जैसे मैं मेवाड़ की बात करता हूं, देखिए ये जैसे मेवाड़ है, ये मेवाड़ रियासत में इस प्रकार से पूरी मेवाड़ रियासत थी। तो इन्होंने मेवाड़ के शासक को जैसे ये कह दिया, सभी को कहा, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। मेवाड़ के शासक को यह कह दिया कि महाराणा जी ऐसा करो, आप तो हमें साल के कितने रुपए दे देना, 10 लाख। मैं उदाहरण बता रहा हूं, आप इसको नोट मत कर लेना कहीं 10 लाख, कई बूढ़े वाले बच्चे होते हैं, बहुत ही बूढ़े होते हैं कई। तो अब जैसे मान लो उसने ये कहा कि साहब आप मुझे सालाना 10 लाख रुपए दे देना, आप कैसे लाओगे, मुझे उससे मतलब नहीं। अब राणा जी है वो फंस गए। अगर पैसा नहीं देगा तो अंग्रेज राणा जी को उनकी गद्दी से हटा देगा। सबसे बड़ा व्यक्ति को डर ही ये होता है कि मुझे मेरी गद्दी से हटा देंगे, तो वो 10 लाख वसूल करने के लिए पूरा प्रयास करेगा।
अब वो 10 लाख वसूल किससे करेगा? वही सिस्टम तो वही है, जागीरदार सामंत। अब जिसके पास जितनी बड़ी जागीर, उससे राजा उतनी ज्यादा रकम मांगेगा। क्या ठीक है भाई, तू कहाँ का जागीर है? कैसा, मैं तो जागीरदार बिजोलिया का हूं, चल एक काम कर, तो मुझे साल के 2 लाख रुपए दे देना। अब तू कैसे वसूल करे कैसे नहीं करे, मुझे उसे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी जागीरदारों और ठाकुरों की जो हालत है, वो अंग्रेजों के आने के बाद में, मैंने आपको 1857 की क्रांति में समझा चुका हूं कि सामंत क्यों नाराज थे अंग्रेजों से। क्योंकि अब राजा किस पे डिपेंड हो गया था? अंग्रेजों पे। अब राजा को इन सामंतों की जरूरत नहीं थी। सामंत कोई विरोध भी करता तो भी वो इनको दबा सकता था राजा। किसके सहयोग से? अंग्रेजों के सहयोग से। तो जागीरदार और सामंत भी अगर पैसा नहीं दे सकते थे, तो ये उनको भी हटा देते थे जागीरदारों को। तो उनको भी डर था कि अगर मुझे हटा दिया तो मेरी तो जागीर गई हाथ से। तो अब जो है, अब बड़ी जागीर वाले को 2 लाख दे देना, कोई छोटी जागीर है उसको कह दिया तू मुझे 10,000 रुपए दे देना महीने के, साल के। किसी को छोटी जागीर है तू 5,000 रुपए दे देना, किसी को कह दिया 1 लाख रुपए दे देना। तो अब उन्होंने जो जागीरदार हैं उन पे छोड़ दिया कि तू हमें किसानों से अब तू कैसे पे वसूल करेगा, हमें मतलब नहीं। अब देखिए, जहां काम में पूरी तरह से अब सब कुछ सब कुछ उनका पैसे पर डिपेंड हो चुका है, रिश्ते पैसे पर डिपेंड हो चुके हैं। जो पैसे देगा वो रहेगा, जो नहीं देगा वो नहीं रहेगा। जब इस तरह से चीजें होने लगेगी, तो आपस में मन मुटाव भी होगा निश्चित रूप से। अब ये जागीरदार जो है ये कहां से वसूल करेगा? जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे मेवाड़ में एक बिजोलिया जागीर है, ये मेवाड़ में आती थी बिजोलिया। उस समय राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, ये उस समय मेवाड़ रियासत के भाग थे। थोड़ा थोड़ा इनके आसपास का क्षेत्र और था, इस प्रकार से। अब जैसे बिजोलिया का जागीर है, बिजोलिया का जागीरदार कहां से वसूल करेगा? बिजोलिया जागीर में 79 गांव आते थे उस समय। ये बिल्कुल सही फैक्ट है, 79 गांव थे। तो ये इन गांवों के किसानों से वसूल करेगा। और अब जागीरदार जो है वो अपनी मन मर्जी से टैक्स लगाएगा। इस चीज को समझने का प्रयास करें कि सिस्टम ये पहले से ही चला आ रहा था कि किसान इनको रेवेन्यू देता था, अन्न देता था, अनाज देता था। तो पहले तो किसानों ने विद्रोह नहीं किया। यह अभी क्या कारण हुआ कि अंग्रेजों का यहां पर जो किसान है वो विद्रोह है करेंगे? उसका कारण है, उसका कारण है कि पहले कोई ऐसा मनमर्जी से नहीं होता था कि साहब आप किसानों का अत्याचार करते थे, ऐसा सिस्टम नहीं था। अब उसको अकाल पड़े, भूकंप आए, उसको कोई मतलब नहीं है साहब, उसको सिर्फ और सिर्फ किसान से पैसा चाहिए। और धीरे धीरे देखिए, इस चीज को आपको स्वीकार करना होगा कि अब जो युग है वो कैसा आ चुका है, विलासिता का युग आ चुका है। वो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह जैसे ठाकुर नहीं रहे अब। वो 1857 की क्रांति की बात है। उस समय भी कुशाल सिंह जैसे कुछ ठाकुर थे, उनका और उनके जैसे कईयों ने सहयोग किया, या जो जैसे वो थे सलूम्बर के थे, और इसके अलावा यहाँ के थे कोठारिया के, जोत सिंह जीर, तो उनके बारे में आपने पढ़ा। तो दरअसल अब राजाओं की जिंदगी भी कैसी हो गई है? विलासिता की। भाई ठीक है, आप तो बस चुपचाप बैठे रहो, हमको पैसे दो, आप दारू पियो, मौज करो, हमें कोई मतलब नहीं। मतलब कहां वो एक तरफ वो शासक कभी किसी जमाने में हुआ करते थे, और अब ये 18वीं शताब्दी का युग है, ये पूरी तरह से 19वीं शताब्दी का युग है, ये पूरी तरह से राजाओं के और ठाकुर जागीरदार सब सबके पतन का युग चल रहा है। केवल विलासिता से भरा हुआ जीवन है। तो अब इनको कोई मतलब नहीं है, इनको किसानों से और केवल क्या चाहिए? सिर्फ पैसा चाहिए। और किसानों पर अब जागीरदार जो है वो अपनी क्या चलाएगा? मनमर्जी चलाएगा। और उसको राजा के बीच में और किसानों के बीच में जो संपर्क था वो तो पूरी तरह से ही टूट गया। राजा को तो कोई मतलब नहीं है प्रजा से। और जागीरदार जो है वो पूरी तरह से निरंकुशता के रूप में किस पर हो गया? जनता पर। अपने आप में निरंकुश नहीं है कि वो राजा के खिलाफ विद्रोह करेगा। वो अपन, क्योंकि वो शक्तियां तो अब गई उसकी, धीरे धीरे नाम मात्र की रही है, लेकिन किस शर्त पर वो टिका हुआ है कि तू हमें सालाना इतने रुपए देगा साल के, तो तू तो टिका रहेगा, नहीं तो भैया तेरी जगह जागीर लेने के लिए दूसरे लोग भी बैठे हैं। अब उसको हर हालत में पैसा चाहिए, और अब वो किसानों पर अलग अलग तरह का टैक्स लगाएगा। और बिजोलिया के अंदर भी उस समय स्थिति ये होती है, जब आप 1897 में पढ़ते हो, शुरू होता है, तो किसानों पर 84 प्रकार के लाग बाग थे। लाग बाग एक शब्द वो है, लाग बाग का मतलब होता है कर। भाई जैसे मान लो रोटी है, रोटी को आप क्या कहते हो? चपाती भी कहते हो, रोटी को आप फुल्का भी कहते हो, रोटी को रोटी भी कहते हो। वही बात है कि लाग बाग का मतलब कर है, वैसे एक टर्म है लाग बाग जिसका मतलब होता है टैक्स।
तो 84 प्रकार के टैक्स किसानों पर उस समय लगे हुए थे। और किसानों की आय का केवल एकमात्र सोर्स क्या है? जमीन से उत्पन्न होने वाला अन्न। और किसान के अलावा कोई सोर्स नहीं है। और उस पर आपने 84 प्रकार के अलग अलग टैक्स लगा दिए। यानी जैसे मान लो यहां का ठाकुर है, उसके कोई बेटा हो गया तो किसानों से टैक्स लेगा कि साहब आज तो इनके बेटा हुआ है ठाकुर जी के, और आज ठाकुर जी की बेटी की शादी है, लाओ टैक्स, इस पर भी टैक्स लगा दिया। ठाकुर जी गांव में कहीं किसी के रुकेंगे तो टैक्स दो साहब, उसका जितना भी खर्चा पानी है वो सारा उस गांव के लोग उठाते थे। यानी अलग अलग तरह से इस तरह करते करते 84 प्रकार के टैक्स किसानों पर लगे हुए थे। और अब मैं अगर बिजोलिया, अब देखिए किसानों में गुस्सा भर रहा है, लेकिन वो गुस्सा निकाले किस वे? क्योंकि स्थितियां बदल चुकी है। किसान को आंख उठा के देखने की भी इजाजत नहीं है। अगर आंख उठा के भी देख लिया तो आंखें फोड़ दी जाती थी। अब तो सिस्टम बहुत भयानक हो चुका है। और इतिहासकार कहते हैं कि इस समय के जो किसान हैं वो एक निरंकुशतावादी भयंकर पीड़न के अंदर, उस तरह के शासन के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे किसान परेशान है। अब देखिए बिजोलिया की हम बात कर रहे थे, अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। ये बिजोलिया की हम बात कर रहे थे, तो बिजोलिया के अंदर 1897 से पहले का देखिए जो यहां का ठाकुर था गोविंद सिंह। उस गोविंद सिंह तक भी कोई समस्या नहीं थी। अच्छा ठाकुर था, जनता को कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन गोविंद सिंह के बाद में जो बनता है किशन सिंह, और ये किशन सिंह जो ठाकुर था, इसने किसानों पर तरह तरह के जो लाग बाग टैक्स वगैरह लगाने शुरू कर दिए, खूब इनमें बढ़ोतरी कर दी। और 1897 के समय हम पढ़ते हैं कि किसानों पर 84 प्रकार के लाग बाग यानी 84 प्रकार के टैक्स थे। और इसके अलावा का लाटा कुंता प्रत्य, लाटा कुंता जो है ये विद्यमान थी पत्ती। लाटा कुंता, कुंता देखिए कुंते का मतलब होता है अनुमान करना। आज भी गांवों के अंदर जो है वो अनुमान किया जाता है। आज भी गांवों के अंदर अनुमान के लिए कुंते शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो किसी के 5 बीघा का खेत है, उसको दूसरा किसान ये कहेगा कि तेरे इस बार कितनी फसल हो जाएगी रे? वो कहे यार अब क्या बताएं, कहे कुंतो कर। कुंतो कर का मतलब वो वहां नहीं कहेगा कि अनुमान कर या गैस कर या अंदाजा लगा, वो कहेगा कुंतो कर, कुंतो करके बता, मतलब अनुमान लगा। वो कहेगा 5 बीघा है तो पिछली बार इतनी इतनी हुई थी, पिछली बार मेरे यहाँ जो है 5 बीघा के अंदर मेरी होगी थी 5 मण, तो इस बार जो फसल बारिश को देखते हुए ऐसा लग रहा है 7-8 मण तो हो ही जाएगी, 7-8 मण के आसपास हो जाएगी। यह होता है कुंता करना। खड़ी फसल को देख करके जो अंदाजा लगाया जाता था उसको कहते थे कुंता करना। एक तो वो होता था, उसमें पिछली बार कितनी फसल हुई थी उसको भी ध्यान में रखा जाता था, इस बार कितनी हो सकती है उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो ये चीज है। और लाटा क्या होता था? लाटा होता है लेटना, से याद कर लेना, लेटना यानी फसल जब पक चुकी है और पूरे खेत की फसल को काटा जा चुका है, उस फसल को इकट्ठा किया जाता था, उसके बाद उसको तोला जाता था, उसको कहते थे लाटा। तो ये सब चीजें जो है ठाकुरों के द्वारा जो भी भेजे गए व्यक्ति होते थे उनकी तरफ से, वो ये सब चीजें चेक करता था और लिख के जाता था कि इस बार इस किसान के इतनी हो गई। बाई चांस अकाल बकाल पड़ गया, उतनी नहीं हुई, तो फिर किसान का होता था शोषण। तो उसको मारते पीटते थे, अत्याचार करते थे कि नहीं नहीं तेरे को तो इतना देना ही पड़ेगा, तूने बेईमानी की होगी इस तरीके से। और कभी कभी यह स्थिति होगी थी कि 90-90% तक किसान का जो अन्न है वो ये ले जाते थे। तो किसान के पास क्या बचता है? 10%। और उस पर भी फिर इतना टॉर्चर। तो इसलिए देखिए विद्रोह जो है वो आदमी आसानी से नहीं करता। एक आम व्यक्ति जो है वो कभी भी अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहता है, वो शांति से अपना जीवन गुजारना चाहता है, चाहे वो 2 टाइम की रोटी में भी खुश रहेगा। लेकिन वो 2 टाइम की रोटी भी तो उसको नहीं मिल रही वहां, तो समस्या तो वहां खड़ी होती है। तब यहां के किसानों ने जो है वो विद्रोह करना शुरू किया। तो अब देखिए यहां कैसे आगे घटनाक्रम होता है। तो अब हम पढ़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। अब यह कंसेप्ट आपके समझ में आ गया, इतनी देर मैंने जो समझाया, अब सब जगह यही कंसेप्ट है, सब में सबके साथ यही समस्या है। 1897 से 1941। देखिए मित्रों, उस समय मेवाड़ रियासत की अगर हम बात करें तो यह मेवाड़ रियासत थी।
और मेवाड़ रियासत के अंदर आता था बिजोलिया, भीलवाड़ा के अंदर है। और बिजोलिया जो जागीर है, इसमें कितने गांव मैं आपको बता चुका हूं, हालांकि आपसे नहीं पूछेगा। 79 गांव जो है उस वक्त बिजोलिया में आते थे। अब आपके क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब फैक्ट पर आते हैं। 1897 के अंदर यहां का जो ठाकुर है वो होता है किशन सिंह, और 1906 में यहां का ठाकुर बनेगा पृथ्वी सिंह। तो ये आपके लिए ध्यान में रखने वाली चीज है। सबसे पहले किशन सिंह की बात करते हैं। देखिए, किशन सिंह से पहले यहां इसका जो पिता था गोविंद सिंह था, हालांकि वो नाम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके समय तक कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं थी। समस्या आती है कि जब ये किशन सिंह गद्दी पर बनेगा, गद्दी पर बैठेगा, नया ठाकुर बनेगा। अब साहब ठाकुर बनते तो इसने समस्या खड़ी कर दी, एक के बाद एक कर लगा दिए, 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए, लाटा कुंतवार हर तरह से सारे इंतजाम लूटने के कर लिए, और प्लस किसानों पर अत्याचार भी करता था। कोई अच्छी छवि नहीं थी इसकी। एक बार यहां पर, अब हम बिजोलिया की बात कर रहे हैं, इन 79 गांव की। यहां जैसे ये छोटे छोटे गांव हैं, तो इन छोटे छोटे गांवों के अंदर एक गांव था गिरधरपुरा। कई जगह गिरधारीपुरा लिखते हैं, गिरधरपुरा ये एक ही नाम है। तो गिरधरपुरा में 1897 में किसान जो है, वहां एक किसान होता है गंगाराम धाकड़। देखिए, धाकड़ जो है ये जाट जाति के किसान थे। धाकड़ किस में आती है, ये जाट थे, जाट जाति के किसान थे। तो गंगाराम, जो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि यहां पर किस जाति के लोग थे जिन्होंने ये विद्रोह किया, यहाँ कौन सी जाति के जो है लोग रहते थे, तो धाकड़ रहते थे। और धाकड़ कौन है, जाट। तो धाकड़ तो गोत्र हो गया, जाति जाट होगी। तो जो गंगाराम धाकड़ है, इस गंगाराम धाकड़ के कोई पिताजी के मृत्यु भोज के अवसर पर यहां लोग इकट्ठा हुए थे, और इकट्ठे होते होते आपसे में बात करने लगे। अब आपको पता है, अगर आप किसी के 12वें में गए हो, कभी गांव वगैरह में आपका काम पड़ा है, तो आप वहां देखोगे कि शुरू के अंदर जैसे अब ये लोग बैठे हैं खूब सारे, तो शुरू में थोड़ी देर तो बात होगी कि साहब ये चले गए आदमी बहुत बढ़िया थे, ये और का, हाँ जी कल ही मेरी बात हुई थी, वो कई देर तक ये होता है। उसके बाद अब वो अपनी हताई पे आ जाते हैं, जैसा मैंने देखा है। अब वो आपस में क्या करते हैं, बात करने लग जाएंगे, और बता थारे के चल रहे है, तेरे क्या हो रहे है। अब साहब वो दिल का दर्द जो है बाहर आ गया, कह रहे यार क्या चल रहा है, पूछ ही मत। ये किशन सिंह ने जीना हराम कर रखा है हमारा, तो ना सुबह होने दे शाम होने दे यार, टैक्स के नाम पे मतलब हमारा तो खून पी रहा है। अब सबकी कहानी यही है। बिजोलिया जागीर में 79 गांव आते थे, 79 गांवों की यही कहानी है। सारे किसान गए। अब किसी गांव की आबादी 1000 थी, किसी की 1500 थी, किसी की 2000 थी, अलग अलग गांव की अलग अलग आबादियां हैं। कह यार पूछ मत, बहुत शोषण हो रहा है भाई। तो सब लोग परेशान हुए। तो यहां लोगों ने मिलकर के कहा कि भाई, अब देखिए उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन है, फतेह सिंह। ये फतेह सिंह जी वही हैं जिनको केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रात चुंगटिया लिख के 13 दोहे भिजवाए थे। चेतावनी रात चुंगटिया, चुंगटिया क्या होता है, चूंटिया भरना होता है ना, आप किसी के चमड़ी की चूंटिया भरते हो, वो चूंटिया एक प्रकार से ये बातों के चूंटिए थे। ये दरअसल केस ये अलग चीज है। फतेह सिंह के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब मेवाड़ पढ़ाया था तो उसमें वहां आपको बताया भी था ये। तो केसरी सिंह बारठ जी हैं, इन्होंने 13 दोहे लिख के भिजवाए थे इनको। उसके बाद जो है आगे की सारी कहानी वो आप उधर है, वो मेवाड़ में आपको बता दी क्या है। फिर ये फतेह सिंह जी जाते तो है दिल्ली, लेकिन दरबार में नहीं जाते, और वो सब चीजें। तो फतेह सिंह जी के बारे में थोड़ी छवि ये थी कि साहब फतेह सिंह जी अच्छे महाराणा हैं, और जनता बनता की बात बड़े भले आदमी है। और मेवाड़ के महाराणाओं के लिए लोगों के मन में वैसे भी एक अच्छी छवि थी, एक स्वाभिमान वाले शासक रहे राणा मेवाड़ के। तो इन्होंने कहा कि अगर हम मेवाड़ के राणाओं के पास शिकायत करें कि भाई साहब ये जो ठाकुर है ये हम पे बहुत अत्याचार कर रहा है, और आप इसको समझाओ कि हम पे अत्याचार नहीं करें। तो इन्होंने कहा कि साहब अब जाए कौन, वही बात है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। जैसे मान लो वो एक कहानी आती है ना, वो कि भाई साहब जैसे एक सजेशन दिया कि बिल्ली का, हाँ कोई आएगा तो बिल्ली आएगी, हमें पता कैसे चलेगा। तो सब चूहों ने मिलकर प्लान किया कि बिल्ली के घंटे में गले में घंटी बांध देते हैं, और जो ही बिल्ली आएगी हमको पहले ही पता चल जाएगा घंटी की आवाज से। तब एक ने शाणे आदमी ने यह कहा कि भाई एक बात तो बताओ, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। तो अब यहां पर जो महाराणा फतेह सिंह जी है, इनके पास जाए कौन। तो दो व्यक्तियों को बहुत मुश्किल से तैयार किया गया। बेरीसाल गांव के जो हैं वो नानजी पटेल, और एक दूसरे और थे ठाकरी पटेल। बेरीसाल गांव के तो नानजी पटेल थे,
और गोपाल निवास के थे ठाकरी पटेल। ये आपको नाम इनके गांव के नहीं याद करने हैं, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं। तो अब ये नानजी पटेल और ठाकरे पटेल जो है, इन दोनों को तैयार किया गया कि साहब आप यहां से जाओ और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी जो हैं उनके पास में जाकर के हमारी समस्या को रखो। अब ठीक है, बड़ी मुश्किल से तैयार हुए भाई। इसका जो किशन सिंह है इसका डर ही इतना है। ये दोनों गए और जय। अब बताइए, अगर मान लीजिए आपको आज लोकतंत्र की मैं बता रहा हूं, उस समय तो राजशाही शासन था। लोकतंत्र के भी अंदर अगर आज सोचें कि मैं तो आज सीएम साहब से मिलके आऊंगा, काम है मेरा, और सीधे ही जाकर के उनके द्वार के बाहर खड़े हो जाओ, कह रहे सीएम साहब से मिलना है, फटाफट बुलाओ, काम है, मिल लोगे? या जैसे देश के प्रधानमंत्री जैसे मिलना है तो आप आज ही चले गए और जाकर के पता चला कि साहब मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने आया और फटाफट मेरी बात करो, मेरा सरपंच मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, परेशान करता है। तो क्या आपकी मुलाकात हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो उस समय तो राजशाही शासन था और राजा वाजाओं का ध्यान वैसे भी, जो कौन सी प्रजा कैसी प्रजा से ध्यान वैसे ही हट चुका है। तो कहते हैं 5-6 महीने तक ये बेचारे वहां बैठे रहे, कोई इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर कुछ कहते हैं कि फिर महाराणा ने मुलाकात किया, कुछ कहते हैं कि इनकी बात जो है राजा तक, राणा तक पहुंची। और इसके बाद जो महाराणा है फतेह सिंह जी, इन्होंने यहां पर एक व्यक्ति को भेजा, हामिद हुसैन। हामिद हुसैन नाम के व्यक्ति को महाराणा ने भेजा और यह कहा कि साहब आप जाकर के और देख के आओ कि वहां क्या वास्तव में ये बात सही है या गलत है। जो किसान शिकायत लेकर के आए हैं बिजोलिया जागीर के अंदर, सभी किसानों की तरफ से जो किसान आए हैं, ये हामिद हुसैन जो है आता है, ये मेवाड़ की तरफ से अधिकारी था, जांच अधिकारी। तो ये आया जांच के लिए और इसने साहब किसानों के पक्ष में बात कही। हामिद हुसैन ने यह कहा कि साहब किसानों की बातें बिल्कुल सही है। अब दे दी रिपोर्ट के सही है। अब ना जो राज्य है ना तो मेवाड़ ने ध्यान दिया आगे इस रिपोर्ट पे। और भाई ये रिपोर्ट, ये पैसे तो इनको तो पैसे से मतलब है, वो जमाना गया पहले का। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं, वो पहले का जमाना गया। अब राजाओं को अपनी प्रजा से कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजों ने सिस्टम ही ऐसा बना दिया, राजा भी मजबूर बैठे अंग्रेजों के आगे। तो अब ये क्या करेंगे, ना तो जो राजा जी है राणा जी, ना तो उन्होंने ध्यान दिया। अब ये केस, ये जो किशन सिंह है इसने क्या किया, इसको पता पड़ गया कि तेरी शिकायत करने के लिए गए हैं। और जो ही फिर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल वापस आए, इसने उन दोनों को यहां से गांव से निकाल दिया। जाओ भाई और जाओ कर लो। बड़े गए थे शिकायत करने के लिए, मेरी शिकायत लेके गए थे महाराणा के पास में, मिल गया मजा, हो गई सुनवाई। आए थे बड़े शिकायत करने वाले, जाओ निकलो यहां से। और ये इनको गांव से निकाल देता है। और इसके बाद में इसका हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया किशन सिंह का। पहले तो इसके मन में डाउट था कि पता नहीं राणा जी क्या करेंगे, मुझे हटा नहीं दे। लेकिन जब कोई राणा जी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसका हौसला बढ़ गया। और जब हौसला बढ़ गया तो इसने 1903 में किसानों पर एक नया कर और लगा दिया, जिसे कहा गया चंवरी कर। चंवरी कर क्या था? यह किसानों पर इसने नया कर लगा दिया और यह कहा कि कोई भी किसान अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो उसको विवाह करने के लिए 5 रुपए जो है वो ठाकुर को, जागीरदार को देने पड़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको और बता दूं, 1899 के अंदर छपनिया अकाल भी पड़ा है। छपनिया अकाल के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है। छपनिया अकाल, छप्पन मतलब 1956, और 1956 क्या, विक्रम संवत। तो 1956 जब विक्रम संवत है तो ईस्वी सन निकालने के लिए 56 में से, 1956 में से आपको 57 माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1899। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो छपनिया अकाल, छपनिया अकाल के नाम से जो प्रसिद्ध अकाल है वो कब पड़ा था? तो विक्रम संवत 1956, और वैसे ईस्वी सन की बात करें तो 1899। तो उससे पहले 1899 में अकाल भी पड़ चुका है, लेकिन उस पर भी जो है इसका कोई ध्यान नहीं था। और इसने उस टाइम भी इनसे टैक्स वैक्स लिया, कर वसूल किया। तो किसानों की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी थी, 1903 में इसने कर लगा दिया, चंवरी कर। थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। तो 1903 में किशन सिंह ने, देखिए किशन सिंह को कर्षण सिंह भी लिखा आता है, आप इसमें कोई कंफ्यूज मत हो जाना। कर्षण सिंह हो या किशन सिंह, ये एक ही व्यक्ति है। तो क्या था कि कोई भी किसान अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो 5 रुपए उसको किसको देने पड़ेंगे? जागीरदार को देने होंगे।
अब किसानों की और समस्या होगी कि यार 5 रुपए चौरी कर देना पड़ेगा, हम तो पहले से ही अकाल में दबे पड़े, हमारी इतनी बुरी स्थिति है और इसने 5 रुपए और लगा दिया। तो कहते हैं कि किसानों ने 2 साल तक अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं किया था। अब लड़कियों की उम्र होगी साहब, उम्र बढ़ रही है 2 साल। अब जो किशन सिंह है ना तो ये कुछ बोले, इधर से जो ठाकुर जो किसान है उन्होंने भी 2 साल विवाह नहीं किया और खेती वेती करना वो सब भी छोड़ दिया कि साहब नहीं करेंगे हम। तो इन्होंने चौरी कर देने से मना कर दिया। 2 साल तक भी। अभी देखिए 5 रुपए मैंने बताया है और यही परीक्षा में पूछा जाता है, कई जगह 13 रुपए भी लिखा हुआ है। तो 13 रुपए वाला कभी परीक्षा में पूछा नहीं गया है, 5 रुपए ज्यादातर यही मानते हैं और इसी को ही पूछा जाता है। और आरपीएससी ने भी कई बार 5 को ही माना है, तो आप भी 5 को ही मान करके चलो। कभी भविष्य में मान लो कभी ऑप्शन में ही ऐसा कुछ आ गया कि उसमें 5 नहीं है और बाकी दे दिया 10, 11, 12, 13, 14, तो फिर तो ये खुद के कॉमन सेंस की बात है कि वहां फिर आपको 13 करना है। लेकिन 5 है तो 5 के सामने तो 5 ही रहेगा। अब यहां देखिएगा 2 साल निकल गए, 1905 की बात है और किसान अपनी लगभग 200 बेटियों को लेकर के, मतलब सभी किसानों ने आपस में एक मत होकर के और लगभग 200 पुत्रियों को लेकर के और इस बिजोलिया के जागीरदार कृष्ण सिंह के पास में, किशन सिंह के पास में गए और इसको जाकर के आगे धरना दे दिया और ये कहा और इससे रिक्वेस्ट की, इस टाइम भी इससे विनती ही कर रहे हैं कि अरे हुक्म मत खून पियो, क्यों बदवा ले रहे हो हमारी हमारी 200 लड़कियां देखो साहब ये सब विवाह वाली हो गई है और सब कुंवारी बेटी है, इनका ब्याह कर दो। किशन सिंह ने जो जवाब दिया वो इतना घटिया जवाब था। उसने ये कहा कि इनको ले जा करके, यानी अपनी बेटियों को ले जा करके बाजार में बेच दो, वो बाजार में बेचने के बाद में जो पैसा आएगा उससे मेरा टैक्स भरो। यह बात जब इसने किसानों को कही, अब सब किसानों का दिमाग घूम गया और किसान नाराज होकर के आ जाते हैं वापस से। अब देखिए जो बिजोलिया की जागीर है, यहां के किसानों को एक थोड़ा सा एडवांटेज इस बात का था कि इधर ये मध्य प्रदेश रहता था, एक तो ये भौगोलिक एरिया था, ऊपरमाल का पठार वगैरह, यहां बिजोलिया की जगह ऊपरमाल भी कहते थे। इनके पास में ये था कि आप दक्षिण की तरफ इधर ये इस तरफ जाकर के और मध्य प्रदेश की तरफ मालवा की तरफ भी जा सकते थे। तो इनके पास में ऑप्शन था कि ये अपनी सुविधा अनुसार अपने, अब किसानों ने क्या किया, अपनी बैलगाड़ी उठाई, अपना सामान वगैरह घर बार छोड़ करके इधर जाने लगे। कृष्ण सिंह को जब ये चीज पता चली, अब कृष्ण सिंह के हाथ पांव फूल गए कि जब किसान ही चले जाएंगे तो भैया पैसा आएगा कहां से। तब यह आकर के ये माफी वाफी मांगता है और चौरी कर को समाप्त करता है। ये दोस्तों यहां के किसानों की पहली जीत थी, चाहे छोटी जीत ही हो लेकिन जीत जीत होती है। अभी जैसे मान लो कोई बच्चा रीट की तैयारी कर रहा है और उसका अगर रीट में सिलेक्शन हो जाए तो जब भी उससे पूछेंगे वाह बेटा बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली, अरे कुछ नहीं अभी तो रीट ही, ये तो मेरा यूं ही दिया था मैंने, मेरा लक्ष्य तो आरएस बनना है, मैं तो आरएस की तैयारी करूंगा। लेकिन जो रीट का एग्जाम, जब एक बार कोई एग्जाम क्वालिफाई होता है, वो क्वालिफाई होने के बाद में कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक आ जाता है। अब उसको यह कह देना कि देश का प्रधानमंत्री भी बन जाएगा, कि हाँ बिल्कुल बन जाऊंगा, ये आत्मविश्वास का ही खेल है सारा। इस दुनिया में जंग आत्मविश्वास से जीती जाती है, ये बाकी चीजें तो क्या है ठीक है, लेकिन मेन आत्मविश्वास। तो ये किसानों की पहली जीत थी। और शुरू में जो किसानों के नेतृत्व करने वाले लोग थे, वो जैसे कुछ मध्यस्थ वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे लोग थे, साधु सीताराम दास हैं, ब्रह्मदेव हैं, फतेह करण हैं, तो ये से कई थे जिनका योगदान जैसे शुरू में प्रारंभ में माना जाता है। कहते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण जो आता है ये 1897 से लेकर के और लगभग 1913, 14, 15 के आसपास का समय मानते हैं, लगभग 1915-16 के आसपास का। दूसरा जो है वो विजय सिंह पति का आएगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, 1916 से लेकर के 27 तक का। और उसके बाद में तीसरा आता है 27 से लेकर के 41। तो ये नेतृत्वकर्ता इनमें अलग अलग हैं। पहले के अंदर नेतृत्वकर्ता थे वो साधु सीताराम दास हैं, फतेह करण है, ब्रह्मदेव हैं, इन्होंने नेतृत्व किया। बीच में 1916 से कौन नेतृत्व करना शुरू करेगा, विजय सिंह पथिक जी नेतृत्व करना शुरू करेंगे। और उसके बाद 27 के बाद भूमिका आएगी माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, फिर वो नेतृत्व वो करते हैं और 1941 में जाकर के ये नेतृत्व सफल होगा। अब इसके बाद में देखिएगा 1906 में यहां का एक नया ठाकुर बनता है पृथ्वी सिंह, और ये साहब पहले वाले से भी चढ़ता। भाई 1906 में उसकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, किशन सिंह की।
और उसके बाद में जब पृथ्वी सिंह बैठा, तो देखिए जब कोई भी नया ठाकुर बैठता था तो उससे अपने राजा को, जिस रियासत का भी है, चाहे मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ का अलग सिस्टम है, मेवाड़ का अलग है, आमेर का अलग है, ये सब अलग अलग रियासतों का अलग अलग है। तो कोई भी नया ठाकुर बनता था उसे अपने ठाकुर को एक निश्चित रकम जो है वो भिजवानी पड़ती थी। अब आप इसको चाहिए आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहते थे, कहीं कहते थे नजराना कहते थे, कहीं पेशकशी कहते थे, कहीं हुक्मराना कहते थे, और कहीं में अगर हम मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर इस चीज को कहा जाता था तलवार बंधाई। ये क्वेश्चन आरएस प्रीव के अंदर भी आया हुआ है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब तो बच्चों को खैर ये याद हो गया अच्छे से कि तलवार बंधाई क्या है। तलवार बंधाई एक कर था, किस पर लगता था? नए जागीरदार पर लगता था। जो भी नया जागीरदार बनता था उसको एक निश्चित नजराना, एक निश्चित रकम अपने राजा को भिजवानी पड़ती थी। लेकिन नया जागीरदार के ऊपर लगने वाला कर था उसको हम कहते थे तलवार बंधाई। लेकिन समस्या है क्या? समस्या यह है कि पृथ्वी सिंह ने जो तलवार बंधाई नाम का कर जो इस पे लगता था, इसने ये कर किस पे डाल दिया? जनता पर डाल दिया, किसानों पर डाल दिया और उनसे वसूली करना शुरू कर दिया। इस बात से जो है किसान नाराज हो जाते हैं। फिर वो अलग अलग तरीके किसान भी विरोध करेंगे, और चूंकि पहली सफलता उनको मिल चुकी थी जब उन्होंने चौरी कर को समाप्त कराया, ये भूमि को पड़त रखने का विचार, मतलब कि साहब हम अब खेती नहीं करेंगे, ये लो बैठे रहो, जब फसल ही नहीं होगी तो टैक्स लोगे कहां से? तो इस तरह की जैसे पॉलिसी, लेकिन इसी तरह से ये आंदोलन धीरे 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 चलता रहा। फिर 1913 के आसपास जो है ये पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाएगी, और पृथ्वी सिंह के बाद में जो है यहाँ का नया ठाकुर बनेगा केसरी सिंह। चूंकि केसरी सिंह छोटा बच्चा था, अल्प वयस्क था, तो इसलिए इस ठिकाने को मूसरमात घोषित कर दिया गया। मूसरमात का मतलब होता है डायरेक्ट केंद्र के नियंत्रण में, आप जिसको खालसा कह लो। आपको औरंगजेब के समय खालसा वर्ड कई बार आया था, चाहे मूसरमात कह लो। तो अब ये जो ठिकाना है बिजोलिया, ये डायरेक्ट किसके नियंत्रण में है? मेवाड़ महाराणा के नियंत्रण में है। लेकिन किसानों की जो समस्या है उनको पहले चरण के अंदर ठीक है उनका चलता रहा, लेकिन कोई ऐसी विशेष सफलता इनको प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद में देखिएगा दूसरा चरण शुरू होता है। तो अब देखिए दूसरा जो चरण है 1916 से 1927 तक, इस दूसरे चरण के अंदर विजय सिंह पति की एंट्री होती है। अब देखिए जो पहला चरण है उसमें ठीक है किसानों ने विरोध किया, उनमें वो एक भावना भी आई कि हाँ हम विरोध कर सकते हैं, अगर हम मिलकर के प्रयास करें तो हम सफल हो सकते हैं। तो अब जो है उनको एक योग्य नेतृत्व की आवश्यकता थी, और उस योग्य नेतृत्व को संयोग से उस समय विजय सिंह पति की एंट्री होनी लिखी थी। तो विजय सिंह पति का नाम जो है ये भूप सिंह था, और ये देखिए पहले भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। ये जैसे क्रांतिकारी कई थे सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी बोस, उनके क्रांतिकारी गुटों से ये जुड़े हुए थे। तो जो रास बिहारी बोस है, या आप इंडियन हिस्ट्री में रास बिहारी बोस के बारे में आता है, पढ़ा भी जाता है। रास बिहारी बोस ने राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए किसको भेजा था? इनको भेजा था विजय सिंह पति को। ठाकुर जो खरवा के ठाकुर थे, जिनको आप गोपाल सिंह खरवा के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके पास में भेजा था। अब ये 1915 में क्रांति की पूरा एक सशस्त्र क्रांति की योजना होनी थी, लेकिन हमारे गद्दारों की कोई कमी नहीं थी। ये क्रांति की योजना पहले ही बाहर लीक हो गई और ये असफल हो जाती है। अब जो भूप सिंह जी हैं यानी विजय सिंह पति, इनको भी जो पकड़ लिया गया इनके साथियों के साथ में, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको बंदी कहां बना के रखा गया था? अजमेर में आता है टाटगढ़। इस टाटगढ़ किले के अंदर जो है भूप सिंह को बंदी बना के रखा गया, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं रख पाए और ये यहां से निकल के फरार हो गए। अब ये जो इधर जंगल वगैरह है मेवाड़ की तरफ इधर उधर जो है ये भागते रहे। अब अभी तक देखिए इनका कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझेगा। भूप सिंह जी जेल से निकल के टाटगढ़ से निकल के भाग चुके हैं। अब वो इधर उधर भटक रहे हैं, थोड़ा भेष भी अपना चेंज कर लिया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, नाम वाम चेंज कर लिया था, विजय सिंह पति का नाम कर लिया, पहले नाम इनका भूप सिंह था। तो इनका जो पूरा नाम भूप सिंह गुज्जर था, है ना? आपसे पूरा नाम हालांकि पूछे तो आप ध्यान में रख लेना इनको। पूरा नाम था भूप सिंह गुज्जर, बुलंदशहर के उधर के थे ये, वो एक अलग पॉइंट आता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं आंदोलन के बारे में। तो यहां ये रह करके फिर ये क्या इधर उधर भटकते भटकते चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ के पास में एक गांव आता है ओछड़ी गांव।
यह आपको नहीं ध्यान में रखना है। ओछड़ी गांव जो है यहां पर ये निवास करने लगे और चित्तौड़ में ही इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन भी कर दिया और कोई टीचर विचर बन गए, आराम से अपना समय निकाल रहे थे। अब इस सभा का जो वार्षिक अधिवेशन होता है बिजोलिया में, तो जो वार्षिक अधिवेशन होता है उसमें बिजोलिया से साधु सीता रामदास भी आए थे। वहां इनकी मुलाकात हुई और साधु सीता रामदास ने इनको ये आमंत्रण दिया कि साहब बिजोलिया के अंदर एक योग्य नेतृत्व की आवश्यकता है, हमसे पार पड़ नहीं रही है, आप आओ और इस आंदोलन का नेतृत्व करो और ये जो दुखी किसान है इनकी समस्याओं को दूर करो। तो अब जो है यहां से विजय सिंह पथिक आते हैं बिजोलिया और यहां किसानों का नेतृत्व करेंगे और उनमें भरपूर क्षमता थी और उन्होंने उस क्षमता का प्रयोग किया। तो 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक की एंट्री होती है और यह एंट्री होने के बाद में विजय सिंह ने 1917 में विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपर माल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। हालांकि 16 के अंदर ये देखिएगा जो किसान पंचायत बोर्ड के नाम से कुछ एक केंद्रीय समिति बनाते हैं और जो जागीर के जितने भी गांव हैं उसके अंदर उन्होंने उसकी शाखाएं खोली थी, ब्रांच खोली थी और एक केंद्रीय कोष की भी स्थापना की थी जिसमें किसान जो है नियमित रूप से चंदा देते थे। और कहते हैं कि यह सफलता, इस आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा योगदान भी इनका जो एक स्वाभिमान वाला सिस्टम था, यह बाहर से इन्होंने कहीं से नहीं लिया चंदा कि साहब हमें आंदोलन चला रहे हैं, हमें डोनेशन चाहिए, डोनेशन चाहिए। क्योंकि यह लड़ाई किसकी थी? किसानों की। तो किसानों ने खुद थोड़ा थोड़ा अपनी ओर से पैसा देना शुरू किया और चूंकि खुद का पैसा लग रहा है, स्वाभिमान के साथ मैं पैसा भी दे रहा हूं और मेरे लिए मैं लड़ रहा हूं, मेरे खुद के हक के लिए लड़ रहा हूं। और कहते हैं कि यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि आंदोलन सफल हुआ। तो ये इस तरह से उन्होंने सब गांव को जोड़ा था 1916 में। इस तरह से 1917 में उन्होंने एक बड़ा ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की और इस ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड का जो पहला अध्यक्ष बनाया था वो मन्ना पटेल को बनाया था। यह नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड, इसकी स्थापना की, पहला अध्यक्ष इसको बनाया मन्ना पटेल को। कब होती है? 1917 में। तो आप ऐसे याद रख लेना कि यह बहुत जिम्मेदारी वाला पद था अध्यक्ष का। तो सबने मना कर दिया लेकिन एक आदमी ने मना नहीं किया क्योंकि उसका नाम ही क्या था? मन्ना पटेल। मुन्ना पटेल भी लिखाता है, मुन्ना पटेल या मन्ना पटेल। तो आप ये ध्यान में इसको रख लेना। अब जब पूरी तरह से एक संस्थागत तरीके से काम किया जाने लगा, लगातार मीटिंग होने लगी, लोग बाग सब जुड़ने लगे। देखिए, सबको जोड़ लिया इन्होंने। यही नेतृत्व करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो लेकिन यहां इन्होंने, विजय सिंह पथिक ने, देखिए कितना सफलतापूर्वक इस चीज का संचालन किया और अब मेवाड़ रियासत जो है, अब वो इसमें कुछ समझौते का प्रयास करेगा। 1919 के अंदर मेवाड़ रियासत जो है, उन्होंने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बैठाया। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। तो इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का काम क्या था? यह देखना कि भाई किसानों की मांगे जो सही है या गलत है। हालांकि देखिए, पता सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वही है कि लोगों को शांत करने के लिए और कुछ चीजों के लिए क्या है, ये चीजें करते हैं। तो 1919 में, अप्रैल 1919 के आसपास जो है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है, इसकी स्थापना की गई। इसमें देखिए एक दो और भी लोग थे, आप नाम ध्यान में रखो तो रख लेना। एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य जो है ये खुद थे, और ये वैसे बिंदुलाल भट्टाचार्य उस टाइम थे क्या? ये मांडलगढ़ के हाकिम थे ये। तो एक तो ये थे और एक ठाकुर अमर सिंह करके व्यक्ति और था, वो बिजोलिया का मुंसरिम था। कि साहब इसको अच्छे से जानकारी होगी, वहां की मुंसरिम है ये। एक न्यायाधीश था अफजल अली। अफजल अली। तो इन लोगों का आप नाम ध्यान में रख लेना, बिंदुलाल भट्टाचार्य, ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली। मैन बिंदुलाल भट्टाचार्य का ही नाम आता है। और इन्होंने जो है ये सारी बातें वगैरह सुनी, किस जो शिकायत की जो इनके खिलाफ हुई थी, सुनने के लिए भाई क्या समस्या है, इन किसानों की बातों को इन्होंने सुना अच्छे से। अब देखिएगा, इसने किसानों की बातों को सुना और इसने क्या कहा, इस आयोग ने, इन्होंने कहा कि साहब किसानों की बातें बिल्कुल सही है और आप जो अलग अलग तरीके की यहाँ के किसानों पर इस तरह की ये चीजें जो लाग बाग आपने अनियमित प्रकार के टैक्स लगा रखे हैं, इनको हटाया जाए।
लेकिन मेवाड़ रियासत ने इन मांगों की ओर, इन सुझावों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो किसानों की अभी भी लड़ाई जो है वो जारी है। लेकिन इतना देखेगा कि 1916 में विजय सिंह पति की एंट्री होती है और 1919 के अंदर मेवाड़ सरकार को बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बैठाना पड़ा। अब इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब देखिए, विजय सिंह पथिक बहुत तेज तरार और बहुत ही एक योग्य नेतृत्व वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, साहब आप उस टाइम देखिए, ये फेसबुक सोशल मीडिया पे तो था नहीं। कहा, साहब ये आंदोलन है, इसमें सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा यहां पहुंचो और ऐसे वैसे, ये तो था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम न्यूज़पेपर जो थे वो ही आज के सोशल मीडिया का काम करते थे, न्यूज ही सब, न्यूज़पेपर ही सब कुछ थे। तो कानपुर से, यूपी में है, कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी, इनके द्वारा एक समाचार पत्र निकाला जाता था जिसका नाम था प्रताप। उस प्रताप, अब ये तीनों चीजें पूछ रही है परीक्षा में। मैं आपको एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही आपको बता रहा हूं। क्या कि बिजोलिया किसान आंदोलन को किस न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर को हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब क्या, मेरे जबान पे नाम आ नहीं रहा, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। तो समाचार पत्र के अंदर कौन सा समाचार पत्र था जिसके अंदर ये बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जो है वो सूचना प्रकाशित की गई? कौन सा था? प्रताप समाचार पत्र। किसके द्वारा प्रकाशित होता था? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। और कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से प्रकाशित होता था। तो इसके अंदर इसके बारे में जानकारी प्रकाशित की गई और पूरे भारत के स्तर पे इसके बारे में जानकारी लोगों को मिली कि इस प्रकार से लोगों पे अत्याचार होता है। बाकी देखिए, लोकप्रिय तो ये एक ही था उस समय जिसके अंदर ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। बाकी तो और भी है, जैसे प्रयाग की ओर से, प्रयाग जो है इलाहाबाद में, वहां से भी एक समाचार पत्र निकलता था, अभ्युदय। इस अभ्युदय में भी होता था। ये जो लोकमान्य तिलक जो हैं, बाल गंगाधर तिलक, उनका समाचार पत्र था मराठा, उसमें भी इसके बारे में सूचना प्रकाशित होती है। एक भारत मित्र नाम का समाचार पत्र और था उस समय, उसमें भी इसके बारे में सूचना प्रकाशित होती है। तो इस प्रकार से इसको एक छोटी सी जगह से ना केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के स्तर पे इस आंदोलन को लोकप्रिय कर दिया। फिर जो राजस्थान सेवा संघ के जो थे अधिकारी पदाधिकारी, रामनारायण चौधरी, ये सब लोगों ने मिलकर के इसको, राजस्थान सेवा संघ का भी देखिए यहां बहुत बड़ा योगदान है यहाँ के आंदोलनों में। तो उन्होंने भी काफी इस चीज में प्रयास किया लगातार और इस तरह से इसको लोकप्रिय बनाया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने भी कई बार इसमें हस्तक्षेप किया था। कई बार उन्होंने प्रयास करने का, 1920 तक की बात है, उसके बाद 1920 में तो उनकी फिर मृत्यु हो गई थी बाल गंगाधर तिलक जी की। लेकिन उससे पहले कि ये घटनाक्रम है, तो उन्होंने भी प्रयास किया, यहां समझाने की भी कोशिश की। मेवाड़ के राणा है, कहते हैं इनको पत्र वगैरह भी लिखे कि साहब आपका नाम पूरे भारत के स्तर पे जाना जाता है, तो आप इन किसानों की मांगों को सुनो। महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भी प्रयास करने की कोशिश की। महादेव देसाई उनका सचिव था, उसको भी भेजा था यहाँ पे। अमृतसर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1919 के आसपास, उसमें भी इस बात को उठाने का विजय सिंह पथिक ने प्रयास किया। तो मित्रों, प्रयास बहुत ज्यादा हुए हैं। मैं आपको इसको समझाना चाहूं तो शायद मुझे कम से कम 7-8 घंटे सिर्फ बिजोलिया बिजोलिया समझाने में लगेंगे, अगर मैं एक एक चीज आपको समझाऊं, क्या हुआ कैसे हुआ। हमें पढ़ना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उस हिसाब से आपको बहुत कुछ मैं इसमें समझा रहा हूं। तो हर तरह से प्रयास किया गया, सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, हर जगह मंच पे उठाया गया। तो इस तरह से प्रयास करते करते ये प्रयास करते गए। तो ये जो वीडियो है, इसमें इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। लगभग 50 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। बिजोलिया अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आधा बिजोलिया और है, तो वो हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। और सबसे बड़ा जो आंदोलन है वो बिजोलिया ही है, क्योंकि 44 साल चलने वाला आंदोलन है, तो इसमें घटनाएं भी ज्यादा है। बाद के आंदोलन है फिर वो छोटे छोटे आंदोलन है, वो फिर फैक्चुअल ज्यादा है, उनमें फैक्ट इफेक्ट है। तो बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।